नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति, देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है सभ्यता और एक होती है संस्कृति। दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? सभ्यता क्या होती है? मानव का विकास क्रम, मानव विकास क्रम सभ्यता कहलाता है। मानव विकास क्रम क्या कहलाता है? सभ्यता। जैसे कि प्राचीन काल में आदि मानव था, जंगलों में निवास करता था, घुमंतु जीवन यापन करता था। धीरे धीरे वैज्ञानिक आविष्कार हुए, मानव ने समूह में रहना सीखा। उसके बाद में पहिए का आविष्कार हुआ, आग जलाना सीखा और वर्तमान स्वरूप एक सभ्यता आपके सामने। तो ये होती है सभ्यता। एक होती है संस्कृति। संस्कृति होती है किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, बोलचाल, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये संस्कृति में आती हैं। और आज हम बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के किले। राजस्थान के किले एक टॉपिक आता है आपका, राजस्थान के किले, राजस्थान के दुर्ग, किले, गढ़, इनके बारे में। किलों के बारे में हम बात करें तो किलों का जो निर्माण है वो प्राचीन काल में सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ियों पर होता था। कहाँ पर होता था? यानी पहाड़ियों पे देखे होंगे आपने, पहाड़ियों पे किले बनाए गए थे। राजा महाराजा थे, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण पहाड़ियों पे करते थे। किलों के बारे में हम बात करें भारत की, तो भारत में सबसे ज़्यादा किले हैं महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र में। 2 नंबर पे आता है राजस्थान। 2 नंबर पे आता है राजस्थान। राजस्थान के बारे में हम बात करें तो राजस्थान के एक कवि हुए हैं, कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास ने एक ग्रंथ लिखा है वीर विनोद, और इसी वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार कवि श्यामल दास ने राजस्थान में किलों की संख्या 84 बताई है। कितनी बताई है? 84। कवि श्यामल दास ने कहा कि राजस्थान में 84 किले हैं। इन 84 में से 32 का जो निर्माण है, 32 का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा। राजस्थान में 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाए जाने के कारण महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक एवं सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक किलों का निर्माता कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। किसने कहा है? कवि श्यामल दास ने अपनी किताब वीर विनोद में इस बात का उल्लेख किया है। राजस्थान के किलों के बारे में हम बात करें तो एक प्राचीन राजनीतिक विचारक हुए हैं मनु। राजनीतिक विचारक है मनु। इन्होंने लिखी थी मनु स्मृति। इनकी किताब का नाम है मनु स्मृति, जो राजनीति पे आधारित है। और इसी मनु स्मृति में राजस्थान में मनु ने 9 प्रकार के दुर्गों का जो उल्लेख है वो किया है। हम देखते हैं वो 9 प्रकार के किलों का उल्लेख मनु ने कौन कौन से किया है, एक एक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो मनु ने बताया राजस्थान में गिरी दुर्ग। 1 नंबर पे बताया गिरी दुर्ग। आप यहाँ से साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF का लिंक भी वहाँ पे लगा दिया, तो आप वहाँ से PDF भी है जो इनके बारे में आप डाउनलोड कर सकते हैं। गिरी दुर्ग के बारे में बात करें तो वह दुर्ग जिसका निर्माण पहाड़ियों पर किया गया है। नाम से स्पष्ट है, गिरी यानी पहाड़ी, यानी पहाड़ियों पर निर्मित दुर्ग गिरी दुर्ग कहलाता है।
गिरि दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर हम राजस्थान में बात करें तो चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला गिरि दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है राजस्थान। 2 नंबर पे हम बात करें तो 2 नंबर पे उसने बताया है वन दुर्ग, यानी वह किला जो वन में जिसके चारों ओर सघन वन हो या सघन वनों का परकोटा हो, यानी कि चारों तरफ वो वनों से घिरा हुआ हो, पेड़ पौधों से घिरा हुआ हो, ऐसा दुर्ग वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे जालोर का किला है, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण जालोर का नाम जालोर पड़ा है। 3 नंबर पे उसने बताया है एरण दुर्ग। गिरी और वन दोनों का मिश्रण, यानी कि ऐसा किला जो पहाड़ी पर भी स्थित हो और जिसके चारों ओर सघन वन भी हो, वह किला जो क्या कहलाता है? एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला जो सवाईमाधोपुर में बना हुआ है, जिसे राजस्थान के किलों का सिरमौर भी कहते हैं। रणथंभौर का किला है जिसे दुर्गाधिराज कहते हैं, इसी की है एरण दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 4 नंबर पे मनु ने बताया है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग के बारे में हम बात करें तो यहाँ से ख पकड़ो और खाई बना दो, ख से खाई, यानी कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी गहरी खाई हो, वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? पारिक। बात करें तो भरतपुर का लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ का जो किला है वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसके चारों ओर गहरी गहरी खाई है, जिसमें सुजान गंगा नहर के द्वारा मोती झील का पानी है वो भरा जाता है। लोहागढ़ का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। विस्तार से हम बात करेंगे इसके बारे में। 5 नंबर पे बताया है पारिद का दह पकड़ो और दीवार बना दो, यानी कि वह किला जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों का परकोटा हो, वह दुर्ग पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे हम बात करें कुंभलगढ़ का किला जो राजसमंद में है, जिसके परकोटे की जो लंबाई है 36 किलोमीटर, जिसे राजस्थान की चीन की दीवार भी कहते हैं। इसके बाद में 6 नंबर पे आता है आपका जल दुर्ग या ओदक दुर्ग, यानी कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो। राजस्थान में जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गागरोन का किला। गागरोन का जो किला वो झालावाड़ में है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है, जो जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है राजस्थान में। अगला उसने बताया स्थल दुर्ग यानी वह किला जो समतल मैदान में बना हुआ हो। तो समतल मैदान में स्थल दुर्ग के बारे में बात करें तो लोहागढ़ का किला आता है। इसके अलावा चोमू का जो किला है, अच्छा उदाहरण है चोमू का किला जिसे रघुनाथगढ़ या धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है, स्थल दुर्ग का उदाहरण है। 8 नंबर पे आता है दानवन दुर्ग का अर्थ होता है वह दुर्ग जो मरुस्थल में बना हुआ हो। कहाँ बना हुआ हो? मरुस्थल में। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ का किला, स्वर्णगिरी का किला जिसे कहते हैं दानवन दुर्ग का उदाहरण, यानी वह किला जो मरुस्थल में स्थित हो। और सबसे अंत में आता है सैन्य दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसमें स्थायी रूप से सेना निवास करती हो। जैसे सोजत का जो किला है, सोजत पाली, सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये
यहाँ पे जो किले आपको बताए गए हैं शुक्र नीति के अनुसार, जो राजनीतिक विचारक हुए हैं शुक्र, उन्होंने लिखा शुक्र नीति। और शुक्र नीति में ये 9 प्रकार के किले राजस्थान में बताए गए हैं। गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, एरन दुर्ग, पारी दुर्ग, जल दुर्ग, स्थल दुर्ग, धानवन दुर्ग और सैन्य दुर्ग। ये तो शुक्र नीति के अनुसार शुक्र ने बताया कि राजस्थान में 9 प्रकार के किले। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के किलों के बारे में। राजस्थान के किलों का अध्ययन हम करते हैं। तो राजस्थान के किलों का हम अध्ययन करेंगे संभागवाद, यानी एक एक संभाग का हम अध्ययन करेंगे और एक एक संभाग के एक एक जिलों में बने हुए किलों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, संभाग अपना आता है भरतपुर। भरतपुर संभाग का एक जिला है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में किला बना हुआ है रणथंभौर का किला। तो पहले किले के बारे में हम बात करते हैं, रणथंभौर का किला। देखो, रणथंभौर के बारे में हम बात करें तो जैसा कि इसके नाम में है, यह किला वो थंभौर की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? स्थित है थंभौर की पहाड़ी पर। इसका जो निर्माण करवाया गया है, इसका निर्माण करवाया है रणथानदेव चौहान ने। चौहान वंश के शासक हुए रणथानदेव चौहान, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। इस किले के बारे में हम बात करें तो इस किले में 32 खंभों की छतरी है। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ से है, 32 खंभों की छतरी किस किले में बनी हुई है? 32 खंभों की छतरी है, वो रणथंभौर के किले में बनी हुई है। इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। कौन सी छतरी कहते हैं? न्याय की छतरी। कई बार पूछा गया है कि न्याय की छतरी है वो किस किले में बनी हुई है? रणथंभौर के किले में न्याय की छतरी से क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण है वो हमीरदेव चौहान ने अपने पिता, हमीरदेव चौहान ने अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया था। इसी छतरी में बैठ कर के हमीरदेव चौहान वो जनता के लिए न्याय करता था, इसीलिए इसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है, जिसे 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं। इस किले के बारे में हम बात करें तो इसमें हमीर महल, सुप्यारी महल, जोगी महल, रावठा तालाब, पदमसर तालाब, नौलखा दरवाजा आदि इसमें आकर्षण के केंद्र हैं। यह प्रश्न पूछा गया आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2011 में कि किस किले का प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा कहलाता है। तो रणथंभौर के किले का प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए हमीर महल, सुप्यारी महल, जोगी महल, रावठा तालाब, पदमसर तालाब, नौलखा दरवाजा, 32 खंभों की छतरी, इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध चीज़ यहाँ पर जो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है गणेश जी का। इसके अलावा राजस्थान में गणेश जी के और भी मंदिर है जिनके बारे में हम बात करेंगे। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, यहाँ पर गणेश चतुर्थी। अब समस्या ये है कि साहब गणेश चतुर्थी कब आती है? गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इसे चतरा चौथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतरा चौथ। देखो, गणेश चतुर्थी के त्यौहार के बारे में बात करें तो राजस्थान के त्योहारों में गणेश चतुर्थी का विशेष स्थान है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि राजस्थान का वह त्यौहार जिस त्यौहार पर महिलाओं द्वारा अपने हाथों में मेहंदी रचाने का रिवाज है,
तो वह त्यौहार है वो है गणेश चतुर्थी का। यानी गणेश चतुर्थी के दिन महिलाओं द्वारा अपने हाथों में मेहंदी रचाने का विशेष रिवाज है वो राजस्थान में इसी त्यौहार पे होता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। इसी दिन सवाई माधोपुर रणथंभौर के किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर का राजस्थान का गणेश जी का सबसे बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी के बारे में बात करें तो विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी। देखो शेखावाटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू। और गणेश चतुर्थी के दिन विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र में लड़कों का सिंजारा आता है। किनका सिंजारा आता है? लड़कों का। हालांकि ये केवल किताबों में आता है, हकीकत में आजकल नहीं आता है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस त्यौहार पर शेखावाटी में लड़कों का सिंजारा आता है, तो वो आता है गणेश चतुर्थी के दिन। त्रिनेत्र गणेश के बारे में बात करें तो विवाह का प्रथम निमंत्रण इन्हीं को भेजा जाता है। यानी राजस्थान में जब भी किसी का विवाह होता है, विवाह का पहला जो कार्ड होता है वो त्रिनेत्र गणेश को ही जाता है। आपको भी ध्यान होगा, आप भी शादी ब्याह अटेंड करते होंगे तो आपने भी देखा होगा कि जैसे ही डीजे चालू होता है तो पहला गाना यही बजता, रणत भंवर से आविया विनायक सुंडाला। तो सबसे पहले वो गणेश जी को बुलाया जाता है, क्योंकि गणेश जी हैं वो शुभ कार्यों के देवता अपने राजस्थान में माने जाते हैं और किसी भी शुभ कार्य से पहले इन्हीं की स्थापना की जाती है। इसके बाद में हम रणथंभौर के किले के बारे में बात करें तो ये तो मंदिर है, ये महल इसमें है, दरवाज़ा है, तालाब है। इसके बारे में, इस किले के बारे में हम और अध्ययन करें तो हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का एक शासक हुआ है जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1292 के मध्य 2 बार इस किले पर आक्रमण किया था, लेकिन दोनों बार इस किले को वो जीतने में असफल रहा। जब वह जीतने में असफल रहा तो नाराज हो गया और नाराज होकर के अंत में वह बोला कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस एग्जाम में कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह कथन है वो किस किले के बारे में कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है रणथंभौर के किले के बारे में। किस किले के बारे में? रणथंभौर। कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया 1290 से 92 के मध्य, लेकिन जीत नहीं पाया। इस समय यहाँ के शासक की हम बात करें तो यहाँ के शासक थे हमीर देव चौहान। कौन थे? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान है वो अपनी हठ धर्मिता के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? हठ धर्मिता के लिए, यानी जिद्दी शासक था, जिद्दी। यहाँ से हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा व दामाद था, यानी एक ही व्यक्ति था जो डबल रोल में था, इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। नाम आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की इलाहाबाद के निकट हत्या कर देता है और अब यहाँ का शासक बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। शासक बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था रणथंभौर के किले पर। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के उद्देश्य को लेकर के इतिहासकार वो एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से रणथंभौर पर आक्रमण किया था, कुछ इतिहासकारों का और ही कहना है। तो हम बात करते हैं कि इतिहासकार दूसरी बात है वो क्या बताते हैं। देखो बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी, मराठा बेगम, जिसका नाम था चिमाता बानो। मराठा बेगम थी, नाम था चिमाता बानो। इतिहास में चिमना बेगम के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? चिमना बेगम। यह चिमना बेगम जो है, इसका अफेयर चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था महमूद शाह। ये लो सा, सोचने वाली बात नहीं है, अपना ही नहीं चलता, राजा महाराजाओं का भी चलता था। महमूद शाह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम थी चिमाता बानो या चिमना बेगम। चिमना बेगम वो प्रेम करती थी महमूद शाह से।
तो चिमना बेगम और महमूद शाह ने दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि अगर अपनी बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चल जाएगा तो ये दोनों को मार देगा, इसलिए अपन यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम फरार हो जाते हैं। तो महमूद शाह ने योजना बनाई चिमना बेगम को किडनैप करने के लिए, और इसमें अकेले से पार नहीं पड़ने वाली थी, तो इसने एक सहयोगी लिया जिसका नाम था केहब्रू। चाहे देखो सहयोगी चाहे छोरी भगान के लिए आज भी चाहे भी टाइम भी चाहे तो कोई देख लो एक लो टाबर को नहीं भगा सके। महमूद शाह और केब्रो दोनों ने योजना बनाकर के चिमना बेगम को किडनैप किया और ये सीधे आ जाते हैं हमीरदेव चौहान के पास। रणथंभौर यहाँ से आ जाते हैं। देखो सीधी सी बात है, जगह की लुगाई भागा वो गेल जासूस जरूर लगावे, आज भी लगावा, पहले भी लगाता, और यही हालत थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने जासूस भेजे, गुप्तचर उस जमाने में उनको बोलते थे। अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचरों ने सूचना दी कि आपकी भगोड़ी बेगम और उसका जो आपका जो सेनापति है महमूद शाह दोनों हमीरदेव चौहान के यहाँ पर रुके हुए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान को पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा होगा, पत्र की भाषा के दो अंश मैं आपके सामने रख देता हूँ, शायद यही लैंग्वेज उसने लिखी होगी। अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा, प्रिय हमीरदेव चौहान, मैं दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी एक भगोड़ी पत्नी और एक मेरा सेनापति आपके यहाँ शरण लिए हुए हैं, तो आप ससम्मान उन्हें वापस लौटा दीजिए। लेकिन देखो मैं आपको बता दूँ, ये तो राजस्थान वाले हैं ना, और ऊपर से राजपूत है, तो हट तो है ही, आज भी है, उस जमाने में भी था। हमीरदेव चौहान जैसा कि अपनी हठ धर्मिता के लिए जाने जाते हैं, और हमीरदेव चौहान ने कहा कि शरण में आए हुए की रक्षा करना हमीरदेव चौहान का परम धर्म है, कुछ भी हो जाए मैं शरण में आए हुए को वापस नहीं लौटा सकता। हमीरदेव चौहान के बारे में बात करें तो इसके बारे में एक दोहा प्रचलित है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन, यानी जिस प्रकार शेरनी एक अपने जीवन काल में एक बार बच्चे को जन्म देती है, सतपुरुष वचन, सत्यवादी जो पुरुष होता है, जो एक बार कह देता वो अपने वचन से पलटता नहीं है। कदली फलत एक बार, जिस प्रकार केले के जीवन में एक बार फल आते हैं, उसी प्रकार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, जिस प्रकार से महिला के जीवन में एक ही बार तेल चढ़ता है, उसी प्रकार हमीरदेव चौहान को भी एक ही बार हट चढ़ता है। तो एक बार हमीरदेव चौहान ने जो कह दिया सो कह दिया। कई बार स्टूडेंट पूछ लेते हैं, बोले सर आग के बाद एक ही बार क्या चढ़े, आगली छोड़ रहा जाजना दोबारा भी दूसरा कजा है, तो बात दूसरा गजा बैठे फॉर्मलिटी हो बैठे तेल कौन चढ़े, तेल एक ही बार चढ़े, छोरी को पहली बार बांध बैठे जना, ये बात को भी ध्यान रखना है। तो हमीरदेव चौहान हठ धर्मिता के लिए जाना जाता। हमीरदेव चौहान ने मना कर दिया कि मैं शरण में आए हुए को नहीं भेज सकता। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचते हैं कि हमीरदेव चौहान ने भेजने के लिए मना कर दिया, तो हमीरदेव चौहान सेना सहित आक्रमण करता है हमीरदेव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है। जुलाई 1301 की बात है। जुलाई 1301 में दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध में लड़ते हुए हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पीछे से हमीरदेव की जो रानी थी, रानी रंगदेवी और इसकी पुत्री थी देवलदे। हमीरदेव चौहान के द्वारा वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद में रानी रंगदे और पुत्री देवलदे दोनों द्वारा पदमसर तालाब में कूद करके जल जोहर किया जाता है, और यह राजस्थान का पहला साका कहलाता है। देखो साका क्या होता है, साका एक होता है केसरिया, एक होता है जोहर। राजपूत योद्धाओं द्वारा युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना कहलाता है केसरिया। यानी राजपूत योद्धा शत्रु के सामने लड़ते हुए जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो होता है केसरिया।
इसके बाद में उनके केसरिया करने के बाद में उनकी वीरांगनाओं द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या करना या आत्मदाह करना, चाहे वो जल में कूद के करें चाहे वो अग्नि में कूद के करें, लेकिन होना चाहिए सामूहिक रूप से। तो सामूहिक रूप से जो आत्मदाह होता है वो जौहर कहलाता है, और केसरिया और जौहर दोनों बनते हैं तो साका। क्या कहलाता है? साका। और एक वो साका दिल जले, देखी होगी आपने भी, वहाँ भी एक साका था। तो यहाँ पे राजस्थान का पहला साका होता है 1301 में, और हमीरदेव चौहान के मरने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है रणथंभौर के किले पर। कौन से किले पर? रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। ये उल्लेख था रणथंभौर के किले का। लेकिन इसी बीच देखो, बात तो अधूरी बात तो पूरी करना अपना दायित्व बनता है। तो पूछ लिया जाता है अबले साहब, चलो हमीरदेव चौहान को तो निपटा दिया, लेकिन चिमना बेगम और महमूद शाह का क्या किया गया? तो देखो, चिमना बेगम का तो क्या करना था, अगले की पत्नी थी, अपने महल में लेके गया, वहाँ पे रखा। केहब्रू है, ये भाग गया यहाँ से, ये भाग करके ये मालवा चला गया। कहाँ चला गया? मालवा। बचा कौन? महमूद शाह। महमूद शाह को बंदी बनाया गया, और बंदी बनाने के बाद में जैसे इसे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह से पूछा कि महमूद शाह ये बता, अगर मैंने तेरे को जिंदा छोड़ दिया तो तू क्या करेगा? तो देखो, जैसा कि अंग्रेजी में एक कहावत होती है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंध होता है, महमूद शाह भी था, इसकी गलती नहीं थी। महमूद शाह ने कहा था, देख अलाउद्दीन खिलजी, अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मेरा पहला टारगेट होगा अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन काटना। और यह बात सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी है वो आग बबूला हो जाता है क्रोध से, और इसने महमूद शाह को हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मरवा दिया। तो ये था राजस्थान का पहला किला, रणथंभौर का किला। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे किले के बारे में। बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।